वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और अगर अभी तक आपका तारुफ इस किताब से नहीं हुआ, और कहते हैं ना जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया नहीं, लेकिन अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो आपको लाहौर का भी कुछ पता नहीं चलना। ये अरमगाने लाहौर जो है ये अशरफ शरीफ साहब की किताब है। उसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ शख्सियात, मुख्तलिफ़ अहवाल, मुख्तलिफ़ इमारात जो हैं उनको रीडिस्कवर किया है और उसको हमारे सामने पेश किया है, वक्त की धूल उसके ऊपर से उतार कर। इट्स अ ब्यूटीफुल एफर्ट जिसके हवाले से आज उनसे बात हो रही है। पेशे के लिहाज से जर्नलिस्ट हैं और शौक़ के लिहाज से, इससे पहले तो हम कहते थे गार्डनर, लेकिन अब तो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन एंड सो मच मोर। सो अच्छा, इसमें मैं पढ़ रही थी, जैसे एक आपने लिखा हुआ छज्जूदा चुबारा, मुझे वो उर्दू का मुहावरा याद आ रहा था, जो सुख छज्जूदे चुबारे ओ ना दिल्ली ना, हाँ बल्ख ना बुखारे। तो ये क्या है? ये जो म्यू हॉस्पिटल है इसके अंदर एक कैंसर वार्ड है। ये कैंसर वार्ड इसके इर्द गिर्द बन गई है। अच्छा। छज्जू एक भगत था, एक फ़कीर था। अच्छा। लाहौर में कोई 300 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे उसकी समाधि है। अच्छा। और वो बड़ी अच्छी कंडीशन में है। ये हैरत की बात है, आम तौर पे इतनी अच्छी कंडीशन में लाहौर में आसार नहीं है, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसके इर्द गिर्द वार्ड है, रास्ता नहीं है बराह रास्त, तो अब उन्हीं लोगों को जिनको पता है वही जा सकते हैं। अच्छा। दूसरे के लिए जाना मुश्किल है वहाँ पे। आपको कैसे पता चला? बस इसी तरह से पता चल गया, जब आपकी दिलचस्पी हो। मैंने कहीं पढ़ा कि वहाँ पे है इस जगह पे, तो फिर देखा जाके उसे। तो छज्जू जो था ये बड़ा एक कह लें कि करामत वाला एक दरवेश था लाहौर में। और ये जब इसका इंतकाल हुआ तो यहाँ पे इसका बना दिया गया, उन्होंने समाधि बना दी। इस जगह पे पहले मुग़ल अहद में माई लाडो का ये बाग था। अच्छा। ये जहाँ पे पूरा म्यू हॉस्पिटल और इसके इर्द गिर्द का इलाका है ग्वाल मंडी का, ये माई लाडो का बाग था। और माई लाडो के नाम से एक मस्जिद भी है वहाँ पे निस्बत रोड पे, मस्जिद माई लाडो। तो माई लाडो ये मुग़ल अहद की बात है। उसके जब सिख पीरियड आया तो फिर ये हरी सिंह नलवा का बाग बन गया। हरी सिंह जिसके नाम से हरीपुर शहर है, ये रंजीत सिंह के जर्नैल थे। हरी सिंह नलवा, ये उनका बाग बन गया। ये उसी वक्त फिर इसको समाधि की शक्ल दी गई और इसके इर्द गिर्द और भी इमारत बनाई गई। सही। तो ये इस तरह से बाग था। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस बाग की इमारत को गिराया सारी, और उसका कुछ हिस्सा जो है वो म्यू हॉस्पिटल बन गया, कुछ हिस्से बाकी कमर्शियल बन गया, ग्वाल मंडी और ये सारे इलाके इस तरह से बन गए। तो ये जो छज्जू का चुबारा है, यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आया करते थे। अच्छा। और ये बहुत बड़ा एक मरकज था यहाँ पे, जो गैर मुस्लिम दरवेश और फ़कीर है। मैंने पूरा एक चैप्टर रखा है गैर मुस्लिम दरवेश और फ़कीर जो हैं उनके लिए। तो छज्जू भी उनमें से एक बड़ा अहम एक दरवेश था। डेफिनेटली स्पिरिचुअलिज्म, और ये तो हर तरफ रहा है और आपने उसको जो है वो एक्नॉलेज किया इसमें। ये जो इसके बारे में बता दें हमें, लाहौर के गैर मुस्लिम फ़कीर और साधु और कौन कौन से ऐसी डिस्कवरीज आपको? एक तो वो जो मैंने सुथरे शाह की बात की, सुथरे शाह एक पूरा फ़िरका बन गया था। ये औरंगज़ेब के अहद की बात है। तो औरंगज़ेब के अहद में सुथरे शाह जो था, ये ऐसा एक बच्चा था जो बदशक्ल जिसे कहा जाता है, यानी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी। तो वालिदैन ने इसे बाहर फेंक दिया घर से। ठीक है। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग गुजर रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया और वो ले आए। अच्छा। तो गुरु गोबिंद जी जो हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा बच्चे के रोने की आवाज़ आई है तो उठा लिया, वो लेके उन्हें आ गए। तो सुथरे शाह जो है, इसकी बज़ाहिर चूँकि शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, तो गुरु ने इन्हें अच्छा बनाने के लिए उनका नाम सुथरे शाह रख दिया। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा हाजिर जवाब था। ये एक वाक़या मैं सुनाऊँ तो आदमी समझता है कि यार स्पिरिचुअलिज्म इस तरह से भी है। एक दफ़ा एक वफद वहाँ पे आया लोगों का, जो गुरु गोबिंद जी से मिलने के लिए, और सुथरे शाह ने उन्हें गालियाँ दे दी। उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा जी कि ये देखें, हम आते हैं आपके पास आपकी से कोई बात हदायत पाने के लिए, कोई फैज़ के लिए, तो आपका ये जो खादम है सुथरे शाह, उसने हमें गालियाँ दी। उन्होंने बुलाया सुथरे शाह को और पूछा कि आपने इन्हें क्या कहा है। सुथरे शाह ने जो कुछ कहा था वही बता दिया कि मैंने ये कहा। उसके बाद उसने कहा जी कि मैंने तो वो बता दिया, अब आप इनसे ये पूछें कि ये यहाँ पे आते हैं आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए, आपकी बानी सुनने के लिए,
تو انہیں میرے ایک ایک لفظ یاد رہ گئے، آپ کے لفظ انہیں کتنے یاد ہیں؟ تو اب اس کا تو جواب نہیں تھا ان لوگوں کے پاس۔ اچھا، اسی طرح سے ایک جوگی جو ہے وہ آ کے بیٹھ گیا گرو کے سامنے، اور اس نے وہ جو جسے کہتے ہیں انگ ببھوت رمانا، یعنی جسم پہ راکھ ملی ہوئی تھی، ملک ملی، ہاں، تو وہ آ کے بیٹھا، ستھرے شاہ گرو کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس کا منہ چڑھانے لگے۔ وہ تھوڑا سا اس نے پہلے تو کیا نظر انداز، پھر اس نے شکایت کی کہ جی دیکھیں یہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے مجھ سے۔ تو گرو نے انہیں کہا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس راکھ کے نیچے کہیں آگ بھی ہے۔ یعنی انہوں نے راکھ ملی ہوئی تھی جوگی نے، تو وہ کہہ رہے آگ جو ہے سچائی کی، میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، برداشت کی اور سچائی کی، یعنی یہ بن کے تو حلیہ بنا کے آ گئے تو یہ بھی ہے۔ اچھا، یہ کریکٹر تھے۔ ٹھیک ہے۔ لاہور میں جو ایک جین تھے، بہت سی جگہیں جین مندر بھی تھا لاہور میں، اور جس آبادی کے ساتھ بھابڑا لگتا ہے نا، یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہیں ایسے علاقے، تو یہ جو جس آبادی کے ساتھ بھابڑا لگتا ہے نا، یہ ساری وہ آبادیاں ہیں جہاں پہ جین مت کے تاجر رہتے تھے۔ اچھا، تو یہ لاہور میں بھی ہیں، سیالکوٹ میں ہیں، اور بھی شہروں میں، تو یہ جین مت کے فقیر بھی تھے۔ اچھا، اور وہ فقیر ایسے تھے کہ اپنا منہ باندھ لیتے، جیسے ہم آج کل ماسک لگاتے ہیں نا، وہ اس طرح سے کر لیتے کہ کوئی کیڑا بھی ان کے منہ میں نہ چلا جائے، یعنی وہ جاندار کھاتے ہی نہیں تھے۔ اچھا، اور پھر اس کا علاج کیا، کام کیا کرنا ہے جی؟ کام یہ ہے کہ پھر وہ بھکشا، بھیک پہ گزارا کرنا ہے، پکی پکائی اور سبزیاں کھانی، یہ چیزیں کھانی، کیڑا جاندار اس کا نہیں نقصان۔ تو ایک طبقہ یہ تھا، اور انگریزوں نے جو اچھے کام کیے یہاں پہ، ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ ایسے بھی غیر مسلم جو فقیر اور ایسے گروہ تھے جو اسپرچولیزم کے نام پہ شیطانی سرکل میں تھے، یعنی جو انسانوں کو مار کے ان کا گوشت کھاتے تھے، اچھا، ان کا خاتمہ کیا۔ جیسے ستی کا خاتمہ انہوں نے کیا تھا نا، کہ مرد اگر مر گیا تو اس کے ساتھ عورت بھی جل گئی، تو یہ بھی انہوں نے ختم کیا۔ اسی طرح سے ان گروپوں کو بھی انہوں نے ختم کیا جو اپنے ممبرز کو مارتے تھے اور پھر اس کے اوپر کوئی ریچولز ان کی ہوتی تھی، اچھا، تو وہ بھی ختم کیا۔ یہ بھی یہاں پہ ہوتا تھا؟ یہ بھی ہوتا تھا۔ اچھا جی۔ تو ایسے بہت سے جو آتے تھے مختلف علاقوں سے یہاں پہ غیر مسلم فقیر، تو ان کی یہ اپنے اپنے گروپ تھے یہاں۔ اور یہ برکت علی محمدن ہال جہاں تصور پاکستان، یہ ایک بڑی پرسنالٹی تھے برکت علی، اور انہیں خان بہادر برکت علی کہتے ہیں۔ جب انگریز کا دور آیا نا، تو بادشاہ مسجد بہت تباہ ہو چکی تھی، کھنڈر ہو چکی تھی، تو اس کی بحالی کا کام برکت علی خان اس وقت لاہور کے ایک امیر آدمی تھے اور تحصیلدار تھے۔ ان کو ڈیوٹی دی گئی کہ بادشاہ مسجد کی بحالی کا کام کرنا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ انہوں نے سوچا ایک سٹیج پہ کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا سیاسی طور پہ متحرک بنانا چاہیے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے ایک جگہ تلاش کی۔ بالکل صحیح۔ موچی دروازے کے سامنے سرکولر روڈ پہ ایک انہوں نے ہال بنایا، یہ ہال ان کے نام سے ہے، برکت علی محمدن ہال۔ صحیح۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے پہلے جو آئیڈیا ہے وہ اس حال میں ڈسکس ہوا، ناٹ ان 1940۔ نہیں، وہ تو بعد کی بات۔ اچھا، وہ تو پیش ہوا قائد اعظم، یہ وہاں پہ پیش ہوا۔ اچھا، لیکن ذاتی طور پہ کسی بڑے آدمی کی زندگی میں یا اس کے ساتھ ٹریجڈیز کیا ہوتی ہیں، وہ برکت علی خان صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور پھر ان کا پوتا بھی ایک ہوا۔ پراپرٹی لاہور میں بہت تھی، مخیر تھے، بہت خیرات کرتے تھے۔ اب پوتے کی آگے اولاد نہیں چلی، ان کی نسل ختم، لوگوں نے ان کی پراپرٹیز پہ قبضے کر لیے۔ اچھا، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو وہ قبضے واگزار کروائے۔ اور وہ جو برکت علی محمدن ہال ہے، کچھ عرصے پہلے تک اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اچھا، میں نے اسے جب وزٹ کیا، جب یہ لکھا تو بہت خراب تھی۔ بہرحال اس پہ گورنمنٹ نے توجہ دی ہے، اب اس کا انٹیریئر انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ اچھا، اور اب وہ اسے بحال کر رہے ہیں کہ علاقے کی چھوٹی موٹی جو تقریبات ہیں وہاں، موچی دروازے میں پہلے جب جلسہ عام کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو پہلے جو اجتماع ہوتے تھے مسلمانوں کے وہ اسی حال میں ہوتے تھے۔ اور یہ اسلامیہ کالج سول لائنز میں دفن تاریخ کیا چیز ہے؟ اسلامیہ کالج سول لائنز سے میں پڑھا ہوں، اس کے اندر 3 سمادھیاں ہیں۔ اچھا، اور ایک سمادھی ہے
जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनकी बेगम की, राज कौर की, एक उनकी बहू जो है चंद कौर उनकी है, एक उनके पोते की जो बेगम है साहब कौर उसकी, यानी ख्वातीन की समाधियां ये वहाँ 3 समाधियां हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि गुरुद्वारा भी था एक छोटा सा। ठीक है। तो उस वक्त लाहौर का ये हिस्सा जो है ये गैराबाद था, ये बिल्कुल जिला कचहरी जो है लाहौर की उसके पास है, मार रोड के भी पास है, इर्द गिर्द सिविल लाइन का इलाका है जो अंग्रेज ने डेवलप किया। लेकिन ये सिर्फ अंग्रेज का डेवलप नहीं, इसके यहाँ पे बहुत से आसार हैं। मसलन जो जिला कचहरी है ये राजा सुचीत की हवेली थी, इसके बिल्कुल पीछे बाबा फरीद की चिल्ला गाह है, और इसके पीछे जो पुलिस का उस वक्त एसपी का ऑफिस होता था, वहाँ से वो पुलिस वाला निकला था सैंडर्स, जिसको भगत सिंह ने मारा। तो भगत सिंह उसे मार के इस जगह पे आया था जिसे इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन कहते हैं। ठीक है। उस वक्त ये डीएवी कॉलेज था। ठीक है। तो ये इस लिहाज से ये पूरा इलाका बड़ा अहम है। इसके अंदर ये 3 समाधियां हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या है। एक समाधि के अंदर जो बेलदार और माली थे उन्होंने अपने औजार रखे हुए थे। एक समाधि के अंदर जो डॉक्टर थे उन्होंने अपनी डिस्पेंसरी बनाई हुई थी। तो उस तरफ ये हालत थी। फिर उसके बाद किसी को अंदाजा हुआ कि ये एक तारीखी वर्षा है, तो उन्होंने उसका एक चबूतरा प्रॉपर बनाया और वहाँ पे एक तख्ती लगा दी, इन समाधियों की तारीखी बता दी। तो फिर मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया और इन खवातीन के हवाले से इनकी ज़ाती ज़िंदगी में जो दुख आए, मसलन जो रंजीत सिंह के भी औलाद वाला मामला इसी तरह से था। उसके बेटे मार दिए गए, खड़क सिंह उसका जो था जानशीन उसे मार दिया गया, उसकी बेगम जो थी वो मार दी गई। फिर उसका जो पोता था नौनिहाल सिंह, उसके नाम से लाहौर के अंदर एक हवेली भी है, हवेली नौनिहाल सिंह, और कहते हैं वहाँ पे उसकी रूह फिरती है नौनिहाल सिंह की अभी, मतलब इस तरह की रिवायत है। तो उसकी जो बेगम थी वो कहते हैं कि उसके मरने के बाद ना वो उम्मीद से थी। तो उसकी सास को ये था कि अगर इसके बच्चा पैदा हो गया तो शायद विरासत हमारी चल पड़े। लेकिन राजा ध्यान सिंह जो है उसने उसके इर्द गिर्द ऐसी खवातीन मुलाजम रख दी कि जिसने उन्हें जहर दे दिया और वो बच्चा फिर मर गया। तो इस तरह से वो रंजीत सिंह की जो नस्ल है वो भी वहाँ पे ख़त्म हो गई। एक दिलीप सिंह थे, उनके बेटे छोटे 4 साल के, जिसे मलका विक्टोरिया वहाँ पे ले गई और उन्होंने वहाँ पे जाके बतौर क्रिश्चियन उनकी तरबियत की, माँ से नहीं मिलने दिया और वहाँ पे वो क्रिश्चियन के तौर पे बड़े हुए। फिर उन्होंने वहाँ पे शादी की, उनकी 2 बेटियाँ हुई और वो दोनों क्रिश्चियन। एक बेटी उनकी जो बम्बा हैं, बम्बा सुदरलैंड, वो लाहौर आ गई। वो 1956 तक जिंदा रही, मॉडल टाउन में उनकी रिहाइश थी। तो उनकी हालत ये थी कि ज़हनी तौर पे थोड़ा सा मसला हो गया था। अब वो समझती थी कि मैं इस मुल्क की हुक्मरान हूँ, वो शहर तो नहीं समझती थी, वो मुल्क समझती थी। तो वो कहती थी मैं इस मुल्क की हुक्मरान हूँ। तो उस वक्त मॉडल टाउन में एक बस सर्विस चला करती थी, MTBS। तो वो बस पे जाया करती थी शहर जाने के लिए, हॉस्पिटल या शहर के दूसरे इलाकों में। तो अगर सीट नहीं उन्हें मिलती थी वो लोगों से लड़ पड़ती थी। वो कहती थी ये मेरे बाप की रियासत है, मेरे दादा की रियासत है। तो लोगों, उस जमाने के लोगों ने देखा है उन्हें बम्बा को। अच्छा। तो जब फौत हुई तो उनको जे रोड पे क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, वहाँ पे दफन किया गया। अच्छा। तो ये हमारी तारीख हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। अब बम्बा की कब्र पे कौन पहुंचे, लोग अंदरून शहर को ही देखते रहते हैं। इसके इर्द गिर्द बहुत सी तारीख, बहुत से कस्बे थे, उन कस्बों में भी तारीख थी। मैंने इस किताब के अंदर उन शख्सियात को जो अंदरून लाहौर के बाहर हैं, उन इमारत को जो अंदरून लाहौर से बाहर हैं, उनको रीडिस्कवर किया है। That is a great effort and contribution. बहुत शुक्रिया और आपका। इसमें जो आपने मेहनत की है, जो आपने काविशें की हैं, सही लिखा है आपको मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने कि एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक हिस्टोरियन का जो काम है वो आपने किया है और ये बड़ी खूबसूरत एफर्ट्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट एंड थैंक यू वेरी मच आज आप शो में आए और इस हवाले से बातचीत करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। सो हम यहाँ पे आपसे इजाज़त लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम मिलेंगे कल फिर आपसे एक और नए शो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।